अवैध रूप से प्रवेश करना है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, झारखंड का हो, तो एंट्री मध्य प्रदेश का गेट वही है हमारा, हनुमाना बॉर्डर। मतलब वहाँ अगर किसी भी आपराधिक हाँ, तो अब संयोग ऐसा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 में बन गए थे, तो आज हमारा मऊगंज भी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में गिना जाता। तो अब लोगों को वो तो ठीक है, जो गुजर गया, पर अब लोग बाग बीजेपी के साथ हैं। नशा का कारोबार का मैं विरोध करूंगा, और इतना मैंने विरोध किया कि ना मैंने चुनाव में किसी को एक बूंद दारू दी पीने को, और ना ही मैंने मेरे कार्यालय में कोई दारू पी के आ सकता था। बराबर लिखा रहता था यहाँ दारू पी करके गुटखा खा के आना मना है, कोई गुटखा नहीं खा सकता, कैमरा लगा रहता था। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा, और हमारे साथ आज खास चर्चा में मौजूद हैं मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक संघर्षों के बारे में, कि आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई, कब आपको लगा कि आपको राजनीति की तरफ अब रुख करना चाहिए। कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे सर, और उस समय जब हम लोग कॉलेज में थे, तब कॉलेज का भी चुनाव 1-2 महीने बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग और एक दूसरे को कन्विंस करना, तो वहां से ही शुरुआत हो गई, और फिर हो गया लोगों के बीच में जाते मिलते, धरना ये वो सब करते हुए जो भी आज यहाँ तक है। तो आपको प्रेरणा किससे मिली कि आपको राजनीति की तरफ जाना चाहिए? पहली बार आपको कब महसूस हुआ? अब देखिए, ऐसा है कि प्रेरणा तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के मौके रहे, तो इसलिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते। पर मैं पढ़ता था सरस्वती विद्यालय में, और कॉलेज के पहले वो सरस्वती शिशु मंदिर, हाँ सरस्वती शिशु मंदिर में हमारे जो वहाँ खेल कूद होते थे, शाखाएं होती थी, प्रबोधन होते थे, बाहर से लोग आते थे, उन सबके प्रबोधन सुनते थे तो थोड़ा सा अच्छा लगता था कि हाँ ये अच्छी चीज है। ये तो राष्ट्र के प्रति माने चिंतन, राष्ट्र के प्रति एक वैचारिक चीजें दिमाग में भरने लगी थी। तो वहीं से फिर कॉलेज में आ गए, तो थोड़ा सा कॉलेज में उस तरह का माहौल मिला पॉलिटिकल। उन दिनों चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से होते थे, तो इस कारण से उधर जुड़ाव हो गया। छात्र राजनीति से आप जुड़ गए मतलब? हाँ, छात्र राजनीति से। तो छात्र राजनीति से जुड़ते जुड़ते शिक्षा के साथ साथ आप? हाँ, मैं पढ़ाई करना, मैथ्स से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था जी। कहाँ से? मैथ्स से मैंने किया है ग्रेजुएशन, वहीं सतना कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से। मेरा विषय गणित था, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में एडमिशन हुआ, फिर मैं उसको छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था जी। फिर यहीं पढ़ाई किया पूरा, और फिर यहीं से शुरू हो गया राजनीति, और करते करते यहाँ तक है। तो ये आपका सफर इस तरीके से, मतलब सीधी कंटिन्यूटी आपकी जर्नी शुरू रही, मतलब हाँ, छात्र जीवन से ही आप आगे बढ़ लगातार बिल्कुल चलते रहे, और यहाँ तक का सफर लगातार राजनीतिक क्षेत्र में बने रहे। किन पदों पर रहे आप? देखिए, मैं तो अभी पहले मैं संगठनों में भी काम किया, अपने मोर्चे में भी रहा, और किसान मोर्चे में भी रहा, पार्टी में भी रहा, प्रदेश के संगठन में, और वित्त विकास निगम में चेयरमैन भी रहा, 2 बार रहा। फिर इसके बाद 2018 से विधायक रहे, 18 में हम आयोग में भी रहे विधायक के साथ साथ, अभी 23 में फिर से विधायक है। तो पहली बार जब आपको टिकट मिला, तो आप आश्वस्त थे कि आपको टिकट मिलने जा रहा है? ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम 2008 में भी एक बार ऐसा था कि चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने तैयारी की थी जी। साल भर वहीं रहना, कार्यालय और ये, और लोगों को गाड़ी घोड़े लगा करके। फिर मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। ठीक है, पार्टी के अपने समीकरण होते हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग में ऐसा नहीं था कि चुनाव लड़ना ही है जी। बस चेयरमैन थे उस समय हम, तो मिलना जुलना तो लोगों से होता ही था बराबर,
मेडिकल शिविर लगाना और कार्यक्रम कराना, नेत्र शिविर लगाना, बराबर संपर्क करना, महापुरुषों के कार्यक्रम के कैलेंडर बंटवा के गांव गांव यात्राएं निकालना, कभी शबरी यात्रा निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल, तो वो संपर्क गांव जबरदस्त तरीके से चल रहा था। हो सकता है ये सोच करके पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया होगा, वो लड़े और जीते भी। 15 साल तक वहाँ बीएसपी की सरकार रही, मतलब बीएसपी की विधायक रही वहाँ पर। तो फिर इतना 15 साल किसी का वहाँ पर इन्फ्लुएंस होना, तो फिर आपको क्या ऐसा विश्वास था कि नहीं बस इस बार अब बीएसपी का अंत? उसके बाद वहाँ एक बार और दूसरे विधायक भी जीते। ये बात हो गई, बसपा वहां पे 2008 के चुनाव में हार गई थी। 8 से फिर वहां दूसरे विधायक थे, कांग्रेस भी थे, एक लक्ष्मण तिवारी जी भी थे। तो बसपा का वहां वो चीज नहीं रह गई थी, ना संगठन स्तर पर वर्किंग थी, ना कुछ था। भाजपा में हम आए हैं तो बसपा का मेजर वोट, अधिकतम वोट वो भाजपा में जुड़ा, और मेरी सीट में ही पर नहीं, पूरे विंध्य में जो बसपा का असर था उससे बहुत सारे लोग भाजपा में जुड़े हैं। और इस कारण से आप देखेंगे विंध्य में एक झटके में ऐसी स्थिति बनी कि रीवा की 8 की 8 सीट भाजपा जीत रही, सतना की 20 सीटें भाजपा जीत रही, सीधी सिंगरौली भाजपा जीत रही है, शहडोल लोकसभा के तीनों जिलों की पूरी 8 की 8 सीट जीत रही। तो ऐसा एक सरकार भरे नहीं बन पाई थी, वातावरण वो बन रहा था। सरकार 2018 में देखेंगे कांग्रेस की बनी थी, मगर विंध्य में सबसे जबरदस्त सीटों पर 3 या 4 सीटें कांग्रेस जीती थी, बाकी सब भाजपा जीत गई थी। तो हमारे यहाँ जो ध्रुवीकरण हुआ वो जो गरीब वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं संचालित की, उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि जो वोट बैंक खास तौर से गरीब तबके का था, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या सामान्य निर्धन हो, सब लोगों ने वो गरीब पूरा का पूरा एक झटके में भाजपा के साथ जुड़ा, और वो आज तक जुड़ा है। तो क्या ऐसा कारण था कि इतने समय तक भाजपा को वहां पर जीत हासिल नहीं हो पाई? क्योंकि शिवराज जी इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे और भाजपा, मध्य प्रदेश को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो फिर एक विधानसभा की जिसमें इतने साल तक भाजपा का विधायक ना होना, तो इसके पीछे संगठन की कोई कमी रही या क्या कारण रहा? अब देखिए, विश्लेषण करें तो थोड़ा ना थोड़ा त्रुटियां रहती हैं, पर ऐसा नहीं है कि पार्टी वहां जीतना नहीं चाह रही, ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी बराबर लगी थी, सब कुछ था। थोड़ा यूपी का बॉर्डर है वो, मिर्जापुर का बॉर्डर, और मिर्जापुर के बारे में आप जानते हैं जी, मिर्जापुर सीरीज काफी फेमस। तो वहां थोड़ा सा बॉर्डर होने के कारण अवैध नशे के कारोबार, गुंडागर्दी और मुस्लिम तो ठीक है, वैसा ही वातावरण है वहां भी मिर्जापुर जैसा। हाँ, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर किसी को यहाँ अवैध रूप से प्रवेश करना है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, झारखंड का हो, तो एंट्री मध्य प्रदेश का गेट वही है हमारा, हनुमाना बॉर्डर। मतलब वहां अगर किसी भी आपराधिक, हाँ, तो अब रोहंग्या आना है, बांग्लादेशी आना है, तो मध्य प्रदेश में किसी भी कोने में जाना आएगा, एंट्री पॉइंट वही है। तो उस कारण से वहां पूरे गांवों में 93 गांवों में ऐसे लोग हैं प्रभावित करने वाले, माइनॉरिटी के सब लोग। तो उस कारण से बन नहीं पाई बात। 2018 में जब हम आए तो लगभग उस समय हम 3 साल चेयरमैन रह गए थे, 15-16 से हम थे। तो हमने उस एरिया में यह था कि भाजपा कभी नहीं जीत रही यहाँ, तो थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। तो हम मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद भी हम चेयरमैन बने। तो हमने फिर ये प्रयास किया कि वहाँ गांव-गांव कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ डायलॉग शुरू हो। जैसे ट्राइबल में है तो सबरी यात्रा निकाल देना, और एक एक गांव में लगभग 84-85 बस्तियों में हमने सबरी की यात्रा निकाली, बढ़िया रथ बना करके। लोग आते थे, पूछते थे, और कई दिनों तक लीड कर रहे थे। हाँ, कई दिनों तक
जी। मैं उस समय चेयरमैन था। चेयरमैन थे आप। सरकार भी भाजपा की थी। ये किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये हम बता रहे हैं 15-16 से लेकर 18 तक। मतलब जो मेन मुहिम शुरू हुई, मतलब संगठन को सशक्त करने की उस जगह पर। सर विधायक वहाँ कांग्रेस के थे। अच्छा। और फिर हम इसको आप एक्टिव हो गए वहाँ पर। फिर इसके बाद हमने नेत्र कैंप लगाया। हर गांव के किसी भी व्यक्ति का अगर आंख खराब है तो उसकी हम आंख बनवाएंगे निःशुल्क। तो वहाँ कैंप लगाया, कोई भी गांव मिस नहीं किया। गांव की सूची लेकर के अगर हम इस गांव में तो बगल वाले गांव को गाड़ी भेज करके बुलवाना, प्रचार करना। तो ऐसे एक उस क्षेत्र में हमने ऐसा कोई वर्ग ट्राइबल बेल्ट में है तो वहाँ रानी दुर्गावती जी की यात्रा निकालना, और ऐसे करके हमने हर वर्ग के लोगों को टच किया और उनको ये बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और संयोग ऐसा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 14 में बन गए थे। तो उन्होंने 16-17 में आपने देखा होगा वही समय से प्रधानमंत्री आवास और बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू कर दिए थे, तो जिसको लेकर के पब्लिक को लगा नहीं, हाँ बीजेपी हमारे लिए वर्क कर सकती है, और एक अच्छा माहौल बना और पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें चुनाव लड़ा है, हम जीत गए। तो ऐसे चुनावी राजनीति में भी हम आ गए। तो सर जो आपका नेतृत्व है जो भोपाल में बैठता है, तो उनका भी उस सीट पर काफी ध्यान रहा होगा कि भाई ये सीट इतने बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उस समय हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे तो उनका भी बराबर वहां था। तो उन्होंने भी कई घोषणाएं की कि हमारा विधायक होगा तो हम ये करेंगे, जिला बनाएंगे, पानी लाएंगे, सब करेंगे, सिंचाई के लिए देंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला था। और जब हम जीते तो दुर्भाग्य की सरकार नहीं रही। तो सरकार नहीं रही तो पब्लिक को लगा कि क्या होगा, और फिर सरकार आई तो कोरोना आ गया। तो कोरोना में हम लोग भाई शायद इसलिए जता दिया कि भाई डबल इंजन की सरकार रहेगी तो काम, तो दो सरकार तो बन गई थी मगर कोरोना कार्य कुछ नहीं हुआ। जैसे ही कोरोना का प्रकोप खत्म हुआ, हमारा विधानसभा का चुनाव साल भर 1.5 साल बचा था। फिर उस समय मुख्यमंत्री जी ने बराबर जिले की घोषणा की, बाणसागर के पानी घोषणा की, सिंचाई की और भी जो कॉलेज हमारा में नहीं था, बहुत ढेरों चौरा घाट से लेकर के तमाम चीजों की घोषणाएं की, और घोषणा भर नहीं की, उसको बराबर लागू भी किया। जिला भी हमारा 15 अगस्त से शुरू हो गया, सारे सब चीज। तो जिला मऊगंज मतलब आपके, हाँ हमारे कार्यकाल में ही मऊगंज जिला बना। तो हम ये कह सकते हैं कि तो बड़ी उपलब्धि है सर। हाँ, तभी तो दोबारा फिर चुनाव जीत गए, दोबारा फिर 23 में जीते। हमारे माननीय अभी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो वहां गए, कार्यक्रम हुआ उनका अभी जनवरी में। तो उन्होंने जितनी जैसे सिंचाई की 5,000 करोड़ की परियोजना थे उसको दे करके आए, बराबर उसको कैबिनेट में मंजूरी दी, वहां भूमि पूजन किया। उस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है 5,000 करोड़ की परियोजना। हमारा खटखरी नगर परिषद बनाने की घोषणा कर दी, जबकि बहुत बड़ा मार्केट था, बाजार थी, पर ग्राम पंचायत था, उसको उन्होंने घोषणा की। तो ऐसे हमें सरकार का इतना सपोर्ट मिला उस क्षेत्र को कि जनता को ये लगा कि 70 साल से हमने भाजपा को कभी नहीं चुना, अगर हम पहले से चुने होते तो आज हमारा मऊगंज भी मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में गिना जाता। तो अब लोगों को वो तो ठीक है जो गुजर गया, पर अब लोग बाग बीजेपी के साथ हैं और बराबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छा मान करके और सब लोग जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, अभी आपने चर्चा की मिर्जापुर की, मिर्जापुर सीरीज भी आई है, सब लोगों ने देखी भी है, उसमें कितना वो दिखाया गया है उसमें सब कुछ। तो आपने जैसा बताया कि मऊगंज में भी उसका इन्फ्लुएंस था, वहां भी उसका प्रभाव था, तो वो प्रभाव आपके नेतृत्व में कितना कम हुआ है, आपने उस पर कितना कंट्रोल किया? हमारा स्पष्ट रूप से क्षेत्र में पहला जब हम चुनाव लड़े थे तब भी कि मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा और किसी भी सूरत में नशा का कारोबार का मैं विरोध करूंगा। और इतना मैंने विरोध किया कि ना मैंने चुनाव में किसी को एक बूंद दारू दी पीने को, और ना ही मैंने मेरे कार्यालय में कोई दारू पी के आ सकता था। बराबर लिखा रहता था यहाँ दारू पी करके गुटखा खा के आना मना है, कोई गुटखा नहीं खा सकता, कैमरा लगा रहता था। तो जब हमने ये चीजें पूरे
4-5 साल प्रचारित की, जगह जगह गांव में सभाओं में जा जाके बोला, तो वहां की महिलाओं को, बच्चों को, संभ्रांत लोगों को लगा कि हाँ, एक आदमी ऐसा है जो ये कर सकता है। जीतने के बाद फिर हमने उसको और तेजी से बढ़ाया जी, और तेजी से नहीं, इसको हम नहीं होने देंगे। तो तमाम लोगों को कोरेक्स के लोग पकड़ने लगे, गांजा बेचने वाले पकड़ने लगे, पकड़ धकड़ शुरू हुई, लोग जेल जाने लगे। इवन यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता था कि लोगों को लगा, जैसे पहले होता, पूर्व नेता सिफारिश कर देते कि अरे यार ये पकड़ गया है वैध कानून, इसको छोड़ दो। तो उन्होंने सोचा चलो किसी तरह विधायक जी से बात करते हैं। तो मेरे पास अगर कोई आया है जी, तो मैंने थाने में सजा डबल करने के लिए बोला। मैंने कहा इसकी पहले इसको ठिकाने भी लगाओ, मुकदमा भी कायम करो। तो लोगों को ये लगा कि यार कभी नशे में पकड़ जाओ तो कभी विधायक के पास नहीं जाना, नहीं, सजा डबल है। तो उससे क्या हुआ, पब्लिक का विश्वास बना भाजपा के प्रति। जनरली जब ऐसे पकड़े होते हैं समर्थक या जो लोग, तो फिर वो सीधा विधायक साहब हैं। समर्थक और कोई भी नहीं, कोई आ ही नहीं सकता। मतलब आपके समय में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी हमारे कार्यालय में किसी भी प्रकार का गुटखा खा के आना प्रतिबंधित है। मतलब कार्यकर्ताओं के अंदर भी है, कितने कार्यकर्ताओं ने हमारे ये चीजें, गुटखा और ये चीजें छोड़ी हैं। तो गुंडागर्दी पे भी वहां प्रतिबंध? गुंडागर्दी प्रतिबंध मतलब हाँ, कंट्रोल है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब उसका फोन आ गया क्या करें। अब पुलिस को स्वतंत्रता है जी। गुंडों को पकड़ो, अपराधियों को पकड़ो, उनको ठिकाने लगाओ, उनको जेल भेजो। अब कोई फोन करने वाला नहीं है कि हमारा आदमी इसको छोड़ दो, नहीं। पुलिस से रिलेटेड एक सवाल है मेरा आपसे। अभी मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि थाने में जो है आप खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए, टीआई ने आपको धमकी दी कि भाई गिरफ्तार कर लेंगे और आप वहां पहुंच गए। क्या वाकया है सर, क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ एक पत्रकार है जी। पत्रकार को हालांकि कोई आदमी बिना जांच के पकड़ नहीं सकता, ये सरकार का गाइडलाइन है। तो उसको उस थानेदार ने पकड़ लिया और कलेक्ट्रेट से पकड़ा, दूसरी ड्यूटी में आया था और पकड़ा और घसीटते हुए ले गया। तो जरा अच्छा नहीं लगा, मेरे पास सूचना ही, मैं गया एसपी से बात किया और मुझे पता चला कि वो आदमी मेरे को भी धमका रहा था। अच्छा। हो सकता उसने बोला हो कि प्रदीप पटेल से बात कर लो या जो भी बात जी। या मैं पत्रकार से फोन कर रहा था उसको सुना हो। जब मुझे ये बात पता चली, उसने बताया, तो मैं पूछने गया एसपी साहब से, भाई ये ऐसी ऐसी बात है, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई शिकायत आई हो तो मेरे को बता दिया जाए तो मैं जमानत करा लूं या कुछ कर लूं। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं चला गया। 10 दिन बाद मेरे को जब ये हुआ कि भाई किसी भी समय वो कोई किसी को पकड़ ले, हाँ, मेरे थाने क्षेत्र में दूसरे थानेदार आके पकड़ रहे हैं, तो मैंने 10 दिन तक कोई कुछ ना मेरे को बताया ना कुछ किया। तो मैं एसपी साहब से मिल करके बोला कि इसको थोड़ा पता लगवा लीजिए, कोई शिकायत कर गया हो। उन्होंने नहीं बताया, तो मैं खुद थाने चला गया और थाने जाकर के एक कागज दिया कि भाई मेरे इस थाने क्षेत्र में कोई मेरे ऊपर मुकदमा हो तो बता दीजिए। अब वहां टीआई थे नहीं, तो सारे जो पुलिस के लोग थे वो बोले टीआई आएंगे तो बताएंगे। तो मैं बैठा रहा, फिर अंत में जिससे भी बात हुई हो वो लिख के मुझे दिया गया कि इस थाने में आपके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। मैं चला आया, मैंने कहा टीआई साहब आएंगे तो उनसे बात करा देना, नहीं तो मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र से नजदीक है, 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में थाना है। मैंने कहा मैं शाम को आऊंगा तो एक बार पूछ लूंगा कि भाई जब कुछ नहीं है तो फिर क्यों ऐसा क्यों बोला गया, हो सकता है किसी ने मौखिक रूप से कागज दिया हो। तो मैं शाम को फिर गया था पूछने, फिर भी नहीं मिले, चले आए। तो वो उसको मीडिया ने दूसरा रंग दे दिया, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोगों को मैंने ये विषय बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैटर ये था। हाँ, मैंने कहा लिख के, मैंने कहा ये मैं लिख के दिया हूँ। हाँ, ये मेरे को लिखित मिला है। सर तो कई बार क्या होता है ना कि प्रतिद्वंदिता के चलते, विरोध के चलते कोई शिकायत कर सकते हैं जी। मेरा फर्ज होता है कि मैं पूछ लूं, हो सकता है कोई शिकायत है। अच्छा, थाने में लगता है यार विधायक को कौन बताए, शिकायत तो आ गई है, तो मेरा फर्ज है पूछना, तो मैं पूछ लिया।
तो आप सर, मेरा अगला सवाल है कि आप राजनीतिक जीवन और निजी जीवन को आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं उसमें? भाई एक नेता है तो नेता के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको पब्लिक के बीच में रहना होता है, तो अपने घर वालों के साथ किस तरीके से? देखिए, मेरे को कभी ऐसी दिक्कत नहीं गई जी। मैं तो 6-6 महीने घर नहीं जाते, नहीं भी गया हूँ तो कभी ऐसा नहीं। मेरी श्रीमती जी पढ़ी लिखी हैं, स्कूल चलाती थी और AA में पढ़ी ज़्यादा हैं, सब चीज़ें समझती हैं कि कभी बाजार जाना है तो बच्चों को छोड़ने जाना है तो एडमिशन कराना है तो तमाम तरह के काम है तो वो सब कर लेती हैं, तो कभी ऐसा आया नहीं। दूसरा, वो संघ से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। तो उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति और ये सब चीजें हैं, तो कोई तालमेल बनाने में ऐसा कुछ नहीं है कि विचारधारा में थोड़ा सा ऐसा कुछ है। जिस विचारधारा में हम काम करने उसी विचारधारा में उनको काम करना है, तो हमारा उनको अच्छा, तो हमारा उनको अच्छा लगता है, उनका काम हमको अच्छा लगता है, तो कहीं ऐसा दिक्कत जाती नहीं, तो चलता है। अभी बच्चे हैं, सब बाहर बाहर पढ़ते हैं जी, तो वही सब देखती हैं, बच्चों से मिलने जाना, सब ये करना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बैलेंस कर रखा है। हाँ, विचारधारा एक है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा, तो फिर दिक्कत नहीं है। बहुत सही। अभी वो मैंने शंकर दायित्व भी विद्या भारती में भी काम कर चुकी हैं, अभी और दूसरे दायित्व में है, तो कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं। तो वो भी संगठनों से जुड़ी रहती हैं, तो उनको सब चीज़ों का अच्छे से वो है। सर, अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा है और किस तरीके से वो आप लोगों से सहजता से मिलते हैं? क्या? नहीं, बिल्कुल मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं। जब कभी भी ऐसा हम लोग जाते हैं तो उनकी व्यस्तता में समय ज़्यादा ना भी रहे तो कम से कम इतना तो जरूर करते हैं कि अगर आप आए हो तो आपका कागज लेंगे, बोलेंगे, पूछेंगे, और अगर समय लेके आए तो पर्याप्त मात्रा में कितने काम है, क्या है, सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमने कार्यक्रम के लिए और तुरंत कार्यक्रम दिया, मेरे जैसे छोटे जिले में कार्यक्रम उन्होंने किया, तो सारा कुछ करते हैं और चिंता करते हैं बराबर कि छोटा जिला है तो इसको मान करके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसमें बराबर। तो मुझे लगता है कि, और बाकी वर्किंग जो है, हम जब चेयरमैन रहे हैं 15-16 में, उस समय विधायक बन गए थे, तो हम लोगों के बीच में जरा अच्छे से मिलना जुलना होता था, खूब बातचीत होती थी। वो भी विधायक थे आप? हाँ, हम विधायक बने हैं 2018 में, वो उनके पहले बन गए थे, 13 में विधायक बन गए थे वो, 18 में तो फिर वो मिनिस्टर में भी आ गए थे, और 13 में रहे तो हम उस समय चेयरमैन थे, तो बराबर मिलना जुलना होता था। और तो ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ बातचीत का। हमारे कामों को वो सराहते भी रहे हैं, आयोग का काम हो और किसी काम को, तो काम के मामले में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अन्य लोग कोई अलग तरह से बातें फैलाएं, वो अलग बात है। आखिरी सवाल सर अब आपका, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम है जो अभी तक आप पूरे कर चुके हैं, और आने वाले समय में आप कौन कौन से काम है जो आपकी प्राथमिकता में जो आप करना चाहते हैं कि ये तो होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो बड़े काम है जी, जिसको जनता पिछले 40, 50, 60 सालों से मांग कर रही थी, उसमें एक काम था पानी। 2 तरह का पानी, एक पीने का पानी, एक सिंचाई का पानी, खेतों में पानी। तो पीने के पानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत 2000 करोड़ रुपए दे करके घर घर नल योजना बाणसागर के पानी से पूरी कर रहे हैं, बराबर काम चल रहा है। दूसरा था सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए लगभग 5000 करोड़ की परियोजना को सीतापुर हनुमना लिफ्ट इरिगेशन, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसका कैबिनेट से मंजूरी, टेंडर हो गया, टेंडर मिल भी गया, टेंडर में सर्वे हो गया, कहाँ डैम बनना है, कहाँ क्या होना है, उसका भूमि पूजन भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। ये 2 बड़े काम है, वहां के जीवनदायिनी काम है, जिसको लोगों ने उम्मीद नहीं थी कि अभी कभी ऐसा होगा। तीसरा काम था कि रीवा से मुख्यालय बहुत दूर था, मतलब ये समझ लीजिए कि अंतिम छोर मिर्जापुर के किनारे 150 किलोमीटर, 180 किलोमीटर पड़ता था रीवा से। तो लोगों को ट्राइबल बेल्ट था, लोगों को आने जाने बहुत दिक्कत होती थी। तो हमारे यहाँ के लोग आज भी
मिर्जापुर जाते हैं दवाई करवाने, प्रयाग चले जाते हैं दवाई करने, रीवा नहीं आते क्योंकि दूर पड़ता है। इसलिए मऊगंज जिला बना। मऊगंज जिला बनने से अब लोगों को 50-60 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर में हमारा मऊगंज जिला मिल जाता है। तो 50 किलोमीटर मिर्जापुर जाना है तो 50 किलोमीटर यहाँ जाते थे, मगर पहले 50 किलोमीटर मिर्जापुर जाना है और 150 किलोमीटर रीवा आना है। तो जिला बना करके वहाँ मऊगंज के लोगों को ये लगा कि अब हमारा सेंटर बन गया और जिला प्रारंभ है। हमारे अधिकारी बैठने लगे, काम होने लगे, लोगों की सुनवाई होने लगी, जो शिक्षा सब हाँ अब सब चीजें हो गई। 200 बिस्तर का अस्पताल, जिला अस्पताल, डॉक्टरों की पोस्टिंग होने लगा। और जिला मुख्यालय होने से सबसे मेन चीज क्या है कि लोगों को अब रीवा की तरफ नहीं देखते, वहीं देखते हैं। अब मॉनिटरिंग जैसे कलेक्टर को आना दे तो पूरा 8 विधानसभा देखना है और 11 तहसीलें, 12 तहसीलें देखना, 9 ब्लॉक देखना है। अभी क्या है, एक कलेक्टर ने बैठ करके और यहाँ 3 ब्लॉक, हमारे 4-5 तहसीलें हैं हमारा, और सब चीजें इसको देख लेते। तो अब थोड़ा काम पे सुपरविजन हो रहा है, निगरानी हो रही। निगरानी होती है तो पब्लिक को फायदा मिलता है। गल्ला समय से अब मिलना शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में कोई त्रुटि है तो पता चल जाता है। और किसी योजना में, उज्ज्वला योजना से लेकर के और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जो त्रुटियां होती थी, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, वो अब बराबर मॉनिटरिंग होने के कारण मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में मऊगंज में रहने वाले एक एक जनता को, उनको सबको सभी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर से आज हमने जाना उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और मऊगंज विधानसभा के बारे में कि वहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ थीं, किस तरीके से वहाँ पर भाजपा ने 2018 में पहली बार चुनाव जीता और फिर जिला बना मऊगंज। तो सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।